देखिए प्यारे बच्चों, हम ये बता रहे थे कि जो वियतनाम में, कहां पर, वियतनाम में 1783 ईस्वी में कौन आया था? फ्रांस आया था। फ्रांस वियतनाम में कहा? तोकिंग में। यहां पर जब इसका एंट्री हो गया, यहां पर जब इसका एंट्री हो गया तो हुआ कौन सी, ये समझो। ये फ्रांस से पहले वहां पे पुर्तगाल आया था। कौन आया था? डच आया था, स्पेन आया था। लेकिन ये तीनों को लालच बस यही था कि हम कमा लें और अपने देश, टोपी वाले, हम कमा लें और अपने देश, यानी ज्यादा लालच इनको। लेकिन हई बंडलवा जो था फ्रांस, ये जानते हो क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था कि हम पैसा भी कमाएं, यहां पर अपनी राजनीति प्रभुत्व को कायम भी कर लें, यानी हम यहां पर सत्ता को भी स्थापित कर लें। पैसा भी कमाए, यहां पर राजनीतिक अपना पार्टी भी बना ले, यहां पर हम राज भी करें और इसको अपना बना ले। ये ज्यादा लालच में था। कौन? और ज्यादा लालच में था, इसलिए इसको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ा, ज्यादा युद्ध भी लड़ना पड़ा, और ये चुपचाप आया, कमा करके चला गया। अब हम यहां पर देखेंगे कि जैसे फ्रांस ने, कौन? फ्रांस ने चीन के साथ मिल करके तोकिंग में अपनी क्या बोलते हैं, अपनी विस्तार करने लगा, अपनी विस्तार करने लगा, तो अपने यहां से पादरियों को बुला करके लाया, पादरी को बुला करके लाया, बुला करके लाया। कौन लाया? फ्रांस। किस वर्ग के लोगों को? किस वर्ग के लोगों को? कहां पर लाया? वियतनाम में। वियतनाम या हो चीन में, हिंद चीन भी कह सकते हैं, हिंद चीन भी कह सकते हैं। लेकिन अभी पूरा हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा, अभी एक क्षेत्र में आया है। कहां पर? कहां पर? वियतनाम के तोकिंग में। तो ये पादरी जो थे, पादरी को जब बुला करके ला लिया तो बहुत सारा पादरियों की अब संख्या हो गई। फ्रांस वाला का और थोड़ा सा स्ट्रांगता महसूस होने लगी, मतलब वो अपने आप को मजबूत समझने लगे। कौन? फ्रांस। तो उसके बाद क्या हुआ कि चीन वालों के साथ, किसके साथ? ये युद्ध कर लिया। कौन? फ्रांस युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद ये हार गया। क्या हुआ? क्यों हार गया? कि 10, 20, 50, 200 पादरी वर्ग के लोगों को बुला करके लाया था, और जिस दूसरे देश में जाकर के 20 आदमी 25 आदमी लड़ाई नहीं ना कर सकता है, हारिए जाएगा। क्योंकि इसका भी अपना क्या बोलते हैं उसको, राज्य जो था, अभी इसका भी पैर स्ट्रांग वहां पर नहीं हुआ था, मजबूत नहीं हुआ था, इसका संपर्क नहीं था, अपनी पार्टी को स्थापित नहीं कर पाया था, इसको जानने वाला लोग नहीं था, इसको पहचानने वाला लोग नहीं था, तो समर्थन कौन करता? तो ये हार गया। कौन हार गया? लेकिन प्यारे बच्चों, हारने के बाद ये फ्रांस जो है हार नहीं माना, और हार नहीं मानने के बाद और पादरियों की संख्या में बढ़ोतरी किया, बुलाया, और धीरे 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 अपनी ताकत को वहां पर फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। कौन? बढ़ाने लगा। और इस प्रकार से ये फ्रांस जो था अपनी ताकत को जब बढ़ाया तो तोकिंग के साथ साथ अन्नाम का क्षेत्रों में, अन्नाम के क्षेत्र पर क्या किया? कब्जा किया। इस प्रकार अन्नाम के क्षेत्र पर कब्जा किया। तोकिंग पर पहले से था, उसके बाद लाओस में गया, लाओस में गया, उसके बाद कंबोडिया में गया, और पूरे हिंद चीन में छाप लिया, हिंद चीन में छाप लिया। और इस प्रकार से ये अपने शक्ति का विस्तार करते हुए हिंद चीन में अपना पूरा वर्चस्व को कायम कर लिया, अपनी शक्ति को स्थापित किया। कौन? और इसके अंडर में हो गया। कौन? लेकिन यह तोकिंग वाला जो क्षेत्र था, तोकिंग वाला जो क्षेत्र था, यहां पर जो चीन का जो साम्राज्य थे, उस साम्राज्य से क्या यह मिला जुला था? कौन? फ्रांस।
मिला जुला था। और इस प्रकार से क्या किया प्यारे बच्चों, पूरे हिंद चीन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। कौन स्थापित कर लिया? बोलो। तो इस प्रकार आप समझ गए कि फ्रांस ने पूरे हिंद चीन पर अपना वर्चस्व कैसे कायम किया, कैसे स्थापित किया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई। अब जब वर्चस्व स्थापित कर लिया तो कोई भी व्यक्ति जो होता है सोचता ये बात है कि जब हम अपनी वर्चस्व को वहां पर स्थापित कर लिए, हमारी शक्ति बढ़ गई, तो हम लोगों वहां के लोगों पर अत्याचार करें, क्योंकि इनका मकसद था कि वहां पर राजनीति पार्टियां बनाए, वहां पर अपनी राजनीति दल बना करके इलेक्शन लड़े, वहां के राजा बने, वहां के साम्राज्य बने, वहां के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखें। ये फ्रांस का सपना था, फ्रांस का सपना था। बाकी पुर्तगाल, स्पेन, डच वाला पैसा कमा करके चला गया, पैसा कमा करके। अब प्यारे बच्चों, बात आ गई आपकी, जब फ्रांस ने अपनी पूरा प्रभुत्व, अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया था, कहां पर? कहां पर? हिंद चीन में जब स्थापित कर लिया तो उस समय ये जो फ्रांस जो था, अब हुआ कौन सी? वहां के किसान, कौन सी? मजदूर वर्ग के लोगों को, वर्ग के कौन सी लोगों को, थोड़ा सा इधर फोकस करो। हम बता रहे हैं कि जैसे फ्रांस को लगा कि अब हम यहां पर मजबूत हो गए, हमारा समर्थन में 10 गो लोग हैं, हमारा समर्थन यहां के लोग करेंगे, पादरी वर्ग उनके साथ जो आए थे उसके साथ बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लगे, और जुड़ने के बाद जब पावर हाथ में आ गया तो उस चीज का गलत उपयोग करना शुरू कर दिए। कौन? वहां के किसान मजदूर को। इस प्रकार से किसान मजदूर के दिलों को जीत लिए फ्रांस, दिलों को जीत लिया। कैसे दिलों को जीता? पहले समझिए, किसान को क्या चाहिए? नहर में समय समय पर पानी, नहर, नदी, ईटीसी को, इत्यादि को समय समय पर जल को मुहैया कराने लगा, जल देने लगा। किसानों के खेतों को विस्तृत करने लगा, बढ़ाने लगा। इस प्रकार से वहां के जो किसान थे एकदम खुश हो गए कि जो है सो फ्रांसी है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा, इसलिए इसका समर्थन करो और इसके अंडर में रह करके काम करो। काहे कि देखो ना, किसानों के लिए समय समय पर नदी और नहर की जो पानी है चालू कर दिया। कृषि की जो क्षेत्र है उसको विस्तृत कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे। उसके बाद कल कारखाना लगाना शुरू कर दिया, कल कारखाना लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद यह रेल लगाना शुरू कर दिया। कौन सी? सड़क बनाना शुरू कर दिया। अब वहां का लोग बम करने लगा, किसको? फ्रांस को, कि जो है सो फ्रांस है। बहुत खुश हुए। किससे खुश हुए? फ्रांस से। जब फ्रांस को लगा कि अब सारा लोगों के दिलों पे मैं राज कर रहा हूं, तो फिर अपना ओरिजिनल काला नाग वाला जब रूप दिखाया फ्रांस वाला ने, तो हुआ कौन सी? आइए इसको समझिएगा। जब काला नाग वाला रूप फ्रांस ने दिखाया पूरे हिंद चीन के लोगों को, तो उसमें हुआ कौन सी? ये मजबूत जो लोग थे, कौन? वहां के जो मजबूत लोग थे, मजबूत लोगों का समर्थन करते हुए अब किसान मजदूरों पर ये अत्याचार करना शुरू कर दिया। यानी उनके खेत, उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किन पर? किसान मजदूर पर। किन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया? किसान मजदूर पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। वहां के जो काहे कि पहले क्या किया? पहले बहुत सारा लालच दे करके, अच्छा काम करके उनके नजर में आया, और इस प्रकार से नजर में आया। एक और चीज यहां पर छूट रहा है, समझिएगा। 1931 ईस्वी में, 1900 वियतनाम जो था, वियतनाम पूरे विश्व में चावल निर्यातक देश बन गया। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस के द्वारा ये अच्छे प्रकार से जो व्यवस्था कराई गई थी, किसानों लगन से काम कर रहे थे, मन से काम कर रहे थे। इतना ज्यादा पैदावार बढ़ा, इतना ज्यादा चावल की खेती हुई कि पूरे विश्व में वियतनाम तीसरे नंबर पर आ गया चावल उत्पादन करने में, चावल को निर्यात करने में। यानी दूसरे देश में बेचने लगा सब। कौन? फ्रांस।
नहीं फ्रांस नहीं, वियतनाम। किसके वजह से? फ्रांस के वजह से। तो तुम लोग बताओ कि उतना जब कोई देश किसी लोगों के लिए करेगा तो वो लोग उसको मानेगा कि ना मानेगा? तो यही 1931 में, कब? 1931 में ये वियतनाम पूरे विश्व का चावल निर्यातक देश कितने नंबर का बन गया? तीसरे नंबर का बन गया। कितने नंबर का बन गया? तीसरे नंबर का बन गया। और उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा आइए। उसके बाद जो है, जब सारा लोगों के दिलों पे फ्रांस राज करने लगा, अब अपनी काला रूप जो दिखाया तो बोला कि पूरे कौन सी हिंद चीन में सिर्फ फ्रांस भाषा की पढ़ाई होगी। अब देखिए ये काला करतूत इसका, फ्रांस का, काय कि अब सबके दिल पे राज करने लगा तो अब धोखाबाजी तो करेगा ना। धोखाबाजी कैसे किया? काय कि इसका उद्देश्य एक ही था कि राज करना है, पैसा कमाना है, इसको खोखला बनाना है और अपने देश में पहुंचाना है, अपने देश में पहुंचाना है। तो प्यारे बच्चों, ये फ्रांस जो था पूरे हिंद चीन में ये लागू कर दिया कि यहाँ के लोग हो चाहे हमारा यहाँ के लोग हो, फ्रांस के कौन लोग आए थे? कौन लोग आए थे? तो चाहे फ्रांस के पादरी वर्ग के लोग हो चाहे पूरे हिंद चीन का कोई बच्चा हो, वह सब कोई फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य समझिएगा, भाषा ही गड़बड़ कर दिया, शिक्षा ही गड़बड़ कर दिया, ना यहाँ का लोग होशियार होगा, ना मेरे विरुद्ध आंदोलन करेगा और हमारा सदियों तक ये वर्चस्व जो है कायम रहेगा, हम यहाँ पर राज करते रहेंगे। इसलिए जर्री से भाषा ही खत्म कर दिया। और भाषा एक बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी को चलाने के लिए। तो ये भाषा जो है, भाषा ही जब खत्म तो पढ़ाई दूसरे भाषा में समझ में आएगा, लोग उब करके क्या होगा? भाग जाएगा। लेकिन जैसे फ्रांस में अगर फ्रांसीसी भाषा में वहां के लोग पढ़ने लगे, पादरी वर्ग के लोग भी पढ़ने लगे, हिंद चीन के लोग भी पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते हुआ कौन चीज जानते हो? साल में एक बार जो फाइनल एग्जाम होता था, लड़की, जो साल में एक बार फाइनल एग्जाम होता था, उस एग्जाम में अगर वियतनाम के लोग चाहे हिंद चीन कह दो, हिंद चीन के लोग अगर कोई अच्छा मार्क्स लाता है, यानी फर्स्ट डिवीजन लाता है, अच्छा मार्क्स से पास होता है, फ्रांसीसी उसे ऑफिस में ही दबा देते थे, उसे जबरदस्ती फेल करा देते थे। क्या कराते थे? फेल करा देते थे। अगर एक तो इधर कड़ा शासन क्या कर दिया कि फ्रांस जो है, फ्रांस अपनी भाषा को लागू कर दिया। अगर उस भाषा में भी कोई तेजस लड़का जो है पढ़ करके ब्रिलियंट बन गया, अच्छा कर गया, सब कुछ जान गया, उसको भी जबरदस्ती फ्रांस वाले ने फेल करा देते थे। प्यारे बच्चों, क्या करा देते थे? फेल करा। कहां के लोग? अब देखो इसका अत्याचार बढ़ते जा रहा है और इधर इधर किसान मजदूर की स्थिति और बद से भी बदतर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन वह शोषण का जिंदगी जी रहे हैं और फ्रांस का और शोषण बढ़ रहा है और वहां के लोग जबरदस्ती सह रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई आपको कोई व्यक्ति ज्यादा लालच दे रहा है, समझिए वहां कुछ ना कुछ कला होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति आपको ज्यादा लालच दे रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ कला हो रहा है। जैसे अगर कोई फ्रेंड है आपको प्रतिदिन जाकर के नाश्ता करा रहा है, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कला होना रीजन है। 100% मोहर मार की बात बोल रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ बात होगी, तब भी वह आप में उतना पैसा लुटाएगा, खर्चा करेगा, चाहे कुछ करेगा। वही हाल फ्रांस भी किया, वही हाल फ्रांस भी किया। पूरे वियतनाम के लोगों को, पूरे लाओस के लोगों को, पूरे कंबोडिया के लोगों को पहले रेल बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, नहर बनवा दिया, नदी बनवा दिया, सब में पानी उचित मात्रा में दे दिया। किसान की स्थिति सुधर गई। जैसे किसान की स्थिति सुधरी, बल्ले बल्ले होने लगा किसका? और फिर भी बाद में अब बचपन से शोषण करना शुरू किया, यानी विकलांगता की ओर ले जा रहा है। यानी आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो आप भी तो है भकोल, आपके बेटुआ भी भकोले होगा।
और आने वाला जनरेशन भी फ्रांस का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं रह पाएगा। बोलो हुआ कौन सी प्यारे बच्चों, जैसे वियतनाम, हिंद चीन में जो भी लोग फर्स्ट आते थे, फ्रांसीसी भाषा में पढ़ करके अच्छा मार्क्स लाते थे, स्कूल टॉपर बनते थे, जैसे भी होता था तो ये फ्रांस जबरदस्ती उसको फेल करवा देते थे और अपने पादरी वर्ग के लोगों को, पादरी वर्ग के लोगों को, वर्ग के कौन सी लोगों को वह फर्स्ट डिवीजन करा देते थे। कौन करा देते थे? बताओ ये अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? खाली मारे वाला एगो अत्याचार है, अभी ये शोषण हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से पूरे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में जब फ्रांस ने अपनी शोषण की सीमा को हद तक बढ़ा दिया तो वहां के किसान मजदूर गरीब क्या भूखे मरते थे, भूखे मरने पर बाध्य हो गए और पूर्ण रूप से फ्रांस जो था अपनी आधिपत्य को अपना वहां पर वर्चस्व जमा चुका था। कहां पर? हिंद चीन में। लेकिन प्यारे बच्चों, जब कुछ विद्यार्थी गण लोग जो थे, कहां के विद्यार्थी गण? जो हिंद चीन के, कौन चीन के? हिंद चीन के जो भी विद्यार्थी गण लोग थे, उनको फ्रांस में उतनी अगर समझ में नहीं आती थी तो नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा? भागिएगा। अरे भागिएगा। अब सभी विद्यार्थीगण, ये विद्यार्थी जो लोग थे, अब इन लोगों को लगा कि अब पढ़ला से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम कितना ही पढ़ लें, लेकिन फ्रांस हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। उससे बढ़िया है हम लोग राजनीति में ही आ जाए। तो यहाँ के विद्यार्थी गण लोग ये सोचने लगा कि अब हम लोग को राजनीति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस चीज को सुधार सकता है। लेकिन पता नहीं लोग सुधारते जाता है और अपने, यही बात होती है। तो ये राजनीति में आना शुरू कर दिया। कौन लोग? किसके शोषण के? उज्जर जमा करे देखना है न, तोरे को नहीं, तोरे के छुटुआ चंडाल कहीं के, देखा ना। तो ये हम बता रहे थे कि राजनीति में आना आप पसंद करने लगे। कहां के लोग? क्योंकि तो लैंग्वेज उतना समझ में आती नहीं थी। फिर हुआ कौन सी प्यारे बच्चों, पता है? नहीं पता है। तो आइए पता करते हैं। जो हनोई में, हनोई में एक विश्वविद्यालय था, एक कौन सा विश्वविद्यालय था, ये बंद करा दिया। बंद हो गया। क्या हो गया? बंद। कौन बंद करा दिया? अब तुम लोग इसी से सोचो कि जब जो व्यक्ति विश्वविद्यालय को बंद करा सकता है, क्या प्यारे बच्चों उसके पास पावर की कमी होगी? उसके पास शक्ति की कमी होगी? तो विश्वविद्यालय बंद करा सकता है तो कुछ करा सकता है ना। तो इतनी शक्ति उनके पास हो गई थी, फ्रांस के पास, विश्वविद्यालय बंद करा दिया और जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज में कहता था कि पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो जाके मरो, पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो जाके मरो, लेकिन पढ़ना है तो हमारा ही भाषा पढ़ना है, दूसरे भाषा हम नहीं पढ़ने देंगे। बात बुझाता? अब वही विद्यार्थी जो राजनीति में आना चाहते थे, वही विद्यार्थी में एक नाम था प्यारे बच्चों, फान बोई चाऊ। कौन चाऊ? फान बोई चाऊ। तो ये फान बोई जो चाऊ थे, इसको आप लोग देखिएगा। फान बोई जो चाऊ थे, कौन? फान बोई चाऊ। तो सुनो, ये फान बोई चाऊ जो थे, यह एक स्टूडेंट थे, यह एक क्या थे? स्टूडेंट थे। और ये फ्रांस के बढ़ती शोषण को नहीं सह पाए और नहीं सहने के कारण इन्होंने राजनीति में आना पसंद किया। बताओ, दुख की घड़ी में वो राजनीति में आना पसंद किया और उसी फ्रांसीसियों से लड़ना भी शुरू किए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन भी बनाए, किताब भी लिखे, बहुत सारा काम किए। कौन? फान बोई। कौन? फान बोई। देखो प्यारे बच्चों, कितना सुंदर संगठन बनाए। फान बोई चाऊ ने दुई तान हुई, दुई तान हुई। एक ही किया है जी।
फटा नहीं है। फान बोई चाऊ ने, कौन चाऊ ने? फान बोई चाऊ ने दुई तान होई नामक, रे कौन? एक संगठन बनाया। कौन सी बनाया? कौन बनाया? फान बोई चाऊ ने प्यारे बच्चों दुई तान होई नामक एक संगठन बनाया। और ये संगठन जो बना, ये जो संगठन बनाया, ये फान बोई चाऊ ने बनाया। और फान बोई चाऊ क्या थे? एक विद्यार्थी थे जो अंग्रेजों के शोषण से, फ्रांस के शोषण से इन्होंने बाहर निकल करके, पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में आना पसंद किया। और जैसे राजनीति में आए, इन्होंने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया और इसका नेता कुआंग दे को बना दिया। कुआंग दे को, ये देखिए इस सब के नामे न जुड़ता था, सब क्या करे सब। कुआंग कौन? कुआंग दे। कुआंग दे को इसका क्या बना दिया? नेता बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में कि फान बोई चाऊ क्या थे? अरे बोलो सन, फान बोई चाऊ क्या थे? जो किसके शोषण से पढ़ाई छोड़कर आ गए? क्या कारण था? फ्रांस क्या बोला था कि हमारी भाषा में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो उसी प्रकार ये पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में आना चाहे और राजनीति में आते ही पूरा हलचल मचा दिए, पूरा हलचल मचा दिए, पूरा हलचल मचा दिए। कहां पर? कहां पर? हिंद चीन में। कहां पर? हिंद चीन में। जैसे फान बोई चाऊ साहब ने दुई तान होई नामक एक संगठन बनाया, जैसे फान बोई चाऊ ने दुई तान नामक एक संगठन बनाया और दुई तान नामक संगठन बना करके इसका नेता कुआंग दे को बना दिया। कौन देखो? कौन बनाया? कौन बनाया? किसका नेता बनाया? किसका नेता? प्यारे बच्चों यही जो है, यही फान बोई चाऊ साहब ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, यही प्यारे बच्चों फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ द हिस्ट्री, कंट्री हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, लाओस लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम। तो यही फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम लिखकर, सुनो, लॉस ऑफ द वियतनाम लिख करके पूरे हिंद चीन में हड़कंप मचा दिए, हलचल मचा दिए। पूरे हिंद चीन में इनका जयकार होने लगा, यानी लोगों को लगने लगा ये कौन व्यक्ति आ गया, ये कैसा व्यक्ति आ गया जो इतने बड़ी साम्राज्य को चला रहा है, पूरा फ्रांस यहां पर इतनी बड़ी शक्ति को बना लिया है, उसके विरुद्ध में ये राजनीति दल बनाने को प्रयास कर रहा है और पूरे हिंद चीन के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। यानी पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दिया। रे कौन? फान बोई दुई तान हुई क्या है? कौन बनाया? कुआंग दे कौन थे? किसका? किसका? दुई तान, दुई तान। तो फान बोई चाऊ कौन थे प्यारे बच्चों? कौन थे? अब यहां समझिएगा, इतनी बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? काहे कि ये फ्रांस के विरुद्ध में पढ़ाई को छोड़ा और पढ़ाई बढ़ती उसकी शोषण को देखते हुए फान बोई चाऊ ने किसमें आ गए? किसमें? राजनीति में आए। और ये फान बोई चाऊ दुई तान हुई नामक कौन सी किए? कौन सी किए? संगठन बनाए प्यारे बच्चों। आज जैसे संगठन बनाए उसके बाद ये क्या करने वाले हैं उसके बाद समझिएगा। जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थीगण हमारे जो हिंद चीन के थे, हिंद चीन के थे, जानते हो जो हिंद चीन के थे वह जापान कुछ लोग गए थे पढ़ने। कौन पान? कौन पान?
जो जापान लोग पढ़ने गए थे, जब ये बात उनको मालूम चला कि पूरे हिंद चीन में फ्रांस ने फ्रांसीसी भाषा को लागू करके यहाँ के विद्यार्थी पर, यहाँ के लोगों पर इस प्रकार से शोषण कर रहा है कि हमें अपनी भाषा को पढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है, मजबूर कर रहा है, हम लोग छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। जैसे ये बात जापानियों को मालूम, जापानियों को नहीं, जापान में जो हिंद चीन के लोग पढ़ने गए थे, यही पर मार दी कलमों चला के, तो कबू सर मार दिला मन साफ बकोल लड़की है। इसको हम बार बार समझाते हैं, क्लास में डिस्टर्ब मत करो। इसका कंप्लेन भी सर के पास करना पड़ेगा। अब उसको मुंह में कच्ची दूध खिला रही है, लो लो खाओ। अब बात से वो समझती नहीं है। हमेशा कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको हम नहीं टोकते हैं उसको, इसीलिए उसके पास से इसको भगाए हैं हम। ना पसीना गिरा के पढ़ाने के बाद भी कहीं नहीं मिलेगा, तुम लोग कहीं आर्ट्स खोज लेगा, कहीं नहीं आएगा, कहानी को देगा, किताब पढ़ लेगा, बात खत्म। इतना कि कॉन्फिडेंस और कहीं कहीं नहीं मिलेगा तुम लोग को, इतना क्लियर कहीं नहीं होगा। तुम लोग कहीं पढ़ के देखना सोशल स्टडी। यहां देखो, ये जितने लोग, जो भी विद्यार्थी लोग कहां गए थे, जापान में पढ़ने गए थे, वहां के विद्यार्थी जब सुने तो वहां का एक विद्यार्थी था फान चुत्रिन। कौन? फान चुत्रिन। वहां का एक विद्यार्थी था, हंसो कम समझो ज्यादा। विद्यार्थी कौन थे? घरों जाके बैठ के हंस सकता है सब, बंडोल कहेंगे। सुनो, वहां के जो विद्यार्थी थे फान चुत्रिन, फान चुत, कैसे लिखा है वो? फान चुत्रिन चिन। सुनो, ये फान चुत्रिन जो थे, ये जापान में गए थे। कहां से? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया अर्थात हिंद चीन से पढ़ने गए थे। क्या करने गए थे? जैसे इनको यह बात मालूम चला तो इन्होंने वियतनाम कुआंग फू हुई, वियतनाम कुआंग फू हुई। इन्होंने किन्होंने? फान चुत्रिन ने, इन्होंने वियतनाम, कौन सी? वियतनाम कुआन फू हुई, वियतनाम कुआन फू हुई, वियतनाम कुआन फू हुई। यानी यह एक वियतनाम का मुक्ति एसोसिएशन संगठन था। वियतनाम का मुक्ति एसोसिएशन कौन सी था? संगठन था। कहां के? वियतनाम, वियतनाम के मुक्ति एसोसिएशन संगठन था। तो ये फान चुत्रिन जो थे, यह वियतनाम कुआन फू हुई नामक एक संगठन बनाए, जो कहां का? वियतनाम में था। और ये वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन एक संगठन था। कहां पर? वियतनाम में। ये कौन बनाए? फान चुत्रिन। कौन बनाए? फान चुत्रिन। बोलो कोई दिक्कत? यानी उस संगठन का गठन किया। कौन गठन किया? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वियतनाम के मुक्ति या वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन संगठन का स्थापना या संगठन किसने किया? फान चुत्रिन। कहां थे? जापान थे। कहां के थे? कहां के थे? और हिंद चीन से वहां पर क्या करने गए थे? पढ़ने गए थे। जब यह बात उनको मालूम चला तो वहीं से क्या किए? सब काम किए, एसोसिएशन संगठन का स्थापना की। कौन किए? और दुईतान होई नामक क्या है? दुईतान होई नामक क्या है? किसने बनाया था? नेता कौन था उसका? कुआंग। किसका नेता? किसका नेता? दुईतान किसने किया था? फान बोई। तो फान बोई चाऊ ने किस संगठन का स्थापना किया था? उसका नेता कौन था? फान चुत्रिन ने क्या बनाया था? वियतनाम के मुक्ति एसोसिएशन संगठन का स्थापना किया था, गठन किया था। कौन? कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों, जब इतना काम हुआ, पूरा हिंद चीन में हड़कंप मच गया। कौन कंप? कि इतना बड़ा
हम लोग देहात में कहते इतना बड़ा करेजा किसका है कि जो हमारे सामने टक्कर ले सकता है। तो लोगों को अजीब लगा कि ये कैसा आदमी है, ये किस मिट्टी का बना है कि इतने बड़े साम्राज्य के प्रति ये लड़ने अकेले निकल गया। हड़कंप मच गया, हलचल मच गया, लोग जो था एकदम क्या कि ये कैसी घटना हो गई। आओ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, किधर गया है लिखाई ना हो, सब लिखाई, खाली लिखाई में रह लगा तू बे मर्दवा। सुनो अब उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चे, थोड़ा सा एक लाइन फोकस कीजिएगा। अब बारी आ गई 1914 की। अब बारी आ गई कब की? 1914 की। देखो ये फ्रांस जो है ना, जो खिलाता है ना वो बड़ा गहरा चोट देगा, जो खिलाता है ना वो बड़ा गहरा चोट देगा, और ऐसा चोट देगा कि समझिएगा कि उसका मरहम भी नहीं मिलेगा। समझ रहा है ना? तो वही काम किया। ये अब बारी आई 1914 से 1918 प्यारे बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध की अब तो हिंद चीन में फ्रांस पूर्ण रूप से अपना वर्चस्व को कायम कर लिया। अरे कर लिया था ना। आज जैसे अपने पूर्ण वर्चस्व को कायम कर लिया था, वहां की शिक्षा नीति को बदल दिया, भाषा को बदल दिया, विश्वविद्यालय को बंद करा दिया, विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। विद्यार्थी जो वहां के थे, वहां के जो बच्चा जो लोग था, वह मजबूरी में राजनीति में आना पसंद किए, इधर उधर बिखर गए। कितना किसान और मजदूर भूखे मर गए। यानी जो गरीब तबके का लोग है, वह उनकी जिंदगी बद से भी बदतर बना दिया। कौन? ही भंडोलवा। कौन? फ्रांस। प्यारे बच्चों देखेंगे जब 1914 से 18 की जब बारी आती है, जब 1914 से 18 की बारी आती है, इसमें फ्रांस देखना, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस जो है, इसमें फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध। कौन युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई लगा, फ्रांस ने कूदा, लड़ाई लड़ा, इसके पास सैनिक कम पड़ने लगे, और यहां पहले से कहां आकर के बैठा था? हिंद चीन में बैठा था, अपना अधिकार जमा लिया था। अब लोगों को, हिंद चीन के लोगों को लालच दे रहा था, विद्यार्थी को, नौजवानों को लालच दे करके और अपने देश बुला करके ले जाता था, सेना में भर्ती कराता था, और उसी सेना को उसी सेना को प्यारे बच्चों ये प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में झोंक दिया। और करता कैसे था कि जो भी वियतनाम के सेना थे वह आगे खड़ा होंगे, यानी गोली यह खाएंगे, और जितने भी फ्रांस के सेना थे वह पीछे लुकाए रहेंगे। ये चोर था। ये कौन सी था? चोर था। चोर नहीं होता तो पीछे लुकाता, पक्का चोर था। कौन हो? फ्रांस। अरे बुझाता बैठा ना, अभी हम पढ़ाओ जगह तरफ सुनो यहां पर। तो ये 1914 से 18 की बारी आई। तो 1914 से 18 में जब फ्रांस ने युद्ध में कूदा, लड़ाई लड़ा, सेना की कमी हुआ, तो सेना कहां से ला रहा था? सेना वहां से ला रहा था, और वहां के लोगों को सामने खड़ा करता था और लड़ाई लड़वाता था। जब यह बात मालूम चला, वियतनाम के लोगों को, लाओस के लोगों को और कंबोडिया के लोगों को जब यह बात मालूम चला कि हमारे बेटा को, हमारे पोता को, हमारे पति को, हमारे दिसदैट को ले जा करके ये फ्रांस में गोली खिलवा रहा है, मरने पर बाध्य किया है, जबरदस्ती सेना में भर्ती किया है, और विश्व युद्ध में इन्हीं लोग को लड़वा रहा है, इतना लोग मारे गए, तो बताओ प्यारे, बर्दाश्त का भी हद होता है ना। घुट घुट के मरने से बढ़िया कि चाट करके जहर, कौन सी चाट करके मर जाओ। तो ये लोग सोचा कि अब बर्दाश्त से फाजिल है प्यारे बच्चों, अब ऐसा ये हमारे तक था तो बर्दाश्त था, हमारे बेटा तक आ गया, उसके बेटा तक आएगा, उसके बेटा तक आएगा, अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा,
अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। तनी बुक लाओ जी। अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जब वियतनामी लोगों को मालूम चला, वियतनामी लोगों को जब मालूम चला, तो मालूम चलते ही 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में चीनी बही से बहिष्कार करने लगा।